बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, पेज 30। टॉपिक है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट को बयान करें। अगर दो वेक्टर को आपस में ज़र्ब दी जाए और जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर एक वेक्टर ए है एक दूसरा वेक्टर बी है तो वो होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और साथ ई एन यूनिट वेक्टर भी आएगा। अब ई एन यूनिट वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होती है। वेक्टर प्रोडक्ट की खसूसियात बयान करें। नंबर 1, अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर अमूदन हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होगा जो पहले दोनों वेक्टर पर अमूदन होगा और उसकी सिमत राइट हैंड से मालूम की जाती है। क्योंकि साइन थीटा साइन 91 होता है तो वो होगा ए बी और साथ ई एन यूनिट वेक्टर आएगा। तो इट मीन्स ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड दोनों मैग्नीट्यूड का जब ज़रूर देंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन इस मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर लिहाजा ये जो आंसर है वो एक वेक्टर ही होता है। तो इसलिए लिखा हुआ है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होगा जो पहले दोनों वेक्टर पर अमूदन होगा। ये जो यूनिट वेक्टर जो होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। और ये कैसे मालूम किया जाता है? राइट हैंड रूल से ये डायरेक्शन मालूम की जाती है। सेकंड पॉइंट है जी, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों और जीरो एंगल हो तो साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए वो ए क्रॉस बी जीरो के बराबर हो। प्रॉपर्टी नंबर 3, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता जी। ये लिखा हुआ है ना, ओबे करता है या नहीं करता, और नीचे से ही लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। थर्ड प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटेड लॉ को ओबे नहीं करता, लेकिन ठीक है यहाँ करता है आप नहीं करता, ठीक है ये लिखना है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे नहीं करता जी। नीचे मैथमेटिकल सी लिखा हुआ है ए क्रॉस बी प्लस सी, दूसरी तरफ होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो ओबे नहीं करता। नेक्स्ट है, अगर किसी वेक्टर का अपने आप से क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो अपने आप से मतलब एंगल ज़ीरो होगा और साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, इसलिए ए क्रॉस ए ज़ीरो होगा। 7, किसी भी यूनिट वेक्टर के लिए अब चूँकि जब यूनिट वेक्टर क्रॉस में लेते हैं तो पहले है ए एक्स इंटू ए वाई। तो ऊपर भी हमने पढ़ा है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। तो जब ए एक्स ए वाई होगा तो उसका आंसर ए जी होगा, क्योंकि ए जी ए एक्स और ए वाई के परपेंडिकुलर है, ये चीज़ होगी। तो इसी तरतीब से आप चलें, ए वाई इंटू ए जी उसका आंसर ए एक्स होगा, और फिर ए जी इंटू ए एक्स निकालें उसका आंसर ए वाई होगा, ठीक है। एक्स इंटू वाई वाई इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई वाई इंटू जी इंटू एक्स, इनका आंसर ए एक्स ए वाई ए जी ए एक्स और ए वाई होता है। अच्छा जी, ये तो हो गए ये वाले। अगर सेम हो ए एक्स तो वो आंसर ज़ीरो हुआ, क्योंकि यहाँ साइन ज़ीरो होता है और साइन ज़ीरो ज़ीरो के बराबर होता है। वेक्टर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन तहरीर करें। क्रॉस प्रोडक्ट को आमतौर पर मकनातीसी फील्ड में रखे हुए एक करंट कैरिंग कंडक्टर पैदा होने वाली फोर्स की सिमत मालूम कर की जाता है। यानी कि यहाँ ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टर रखा जाता है, वायर रखी जाती है, उस पर एक फोर्स अमल करती है, उसकी जो डायरेक्शन मालूम करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ की जाती है। सेकंड है टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ जो रोटेटिंग फोर्स होती है और जो जिस पॉइंट के गिर्द वो बॉडी रोटेट कर रही होती है, जहाँ फोर्स उनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे आर कहते हैं, आर क्रॉस एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें। तो क्रॉस प्रोडक्ट इनका मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट लिखा जाता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पहली रो में आएगा आई जे के,
सेकंड रो में ए के कंपोनेंट्स आते हैं और थर्ड रो में बी के कंपोनेंट्स आते हैं। तो आई जे के लिख लिया। सेकंड रो में लिखेंगे ए के कंपोनेंट्स 6 -1 और 2। तीसरी लाइन में बी के लिखेंगे -2 3 और -4। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि आपने पहली रो से एक्सपेंड करना है। तो आई यूनिट वेक्टर वाली रो अगर लें और वो कॉलम लें, बाकी जो बचता है वो -1 2 3 और -4 वो लिख लिया, ये आई आ जाएगा। फिर माइनस जे वाली रो लिखें तो जे वाली रो और जे वाला कॉलम ख़त्म कर दे तो वो आ जाएगा 6 2 -2 और -4। फिर के जब आएगा तो वो के वाला कॉलम और के वाली रो ख़त्म कर दें तो 6 -1 -2 और 3। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें आप पहली और चौथी जो एंट्री होती है, जैसे आई वाले के साथ -1 और -4 है, इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस जो दूसरी दो एंट्रीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो -1 इंटू -4 होगा और दरमियान में माइनस आएगा, 2 क्रॉस 3 आ जाएगा। इसी तरह बाकी भी कर लेनी है, 6 क्रॉस -4 -2 इंटू -2 ये सारी। अब इसको हल करें। सबसे पहले -1 क्रॉस -4 ये +4 हो जाएगा और 2 क्रॉस 3 6 हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 -6 और साथ आई यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है माइनस दरमियान में 6 -4 वो -24 आ जाएगा और 2 -2 मल्टीप्लाई करें तो वो -4 आता है, लेकिन दरमियान में माइनस इसलिए वो प्लस हो जाएगा, जे के साथ आ जाएगा। आगे के वाला देखें, 6 क्रॉस 3 18 हो जाएगा, -1 ब्रैकेट के अंदर -2 वो हो जाएगा +2, लेकिन दरमियान में जो कि माइनस है इसलिए वो -2 हो जाएगा। अब सबसे पहले 4 -6 ये -2 आयोटा आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। -24 +4 ये -20 आता है, लेकिन बाहर भी माइनस है वो +20 जे हो जाएगा। 18 -2 16 के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से क्या मुराद है। तो अगर एक वेक्टर है उसको दो हिस्सों में, दो कंपोनेंट्स में, दो अज्जा में तकसीम किया जाए कि उन इस तरह तकसीम किया जाए कि उन अज्जा को दोबारा अगर जमा किया जाए वही असल वेक्टर बन जाए, तो वो जो अज्जा या पार्ट्स होते हैं उनको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। यानी कि एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स करें, दो अज्जा करें, इस तरह के उन अज्जा को दोबारा अगर जमा किया जाए वही वेक्टर आ जाए तो वो कहलाते हैं कंपोनेंट्स।